सो हाय फ्रेंड्स, बिना किसी फालतू बकवास के स्टार्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को दो टाइप से क्लासिफाई किया है। पहला यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सारी पावर्स रहती है नेशनल गवर्नमेंट के बाद, मतलब रीजनल गवर्नमेंट भी रहती है बट जो नेशनल गवर्नमेंट रहती है वो हेड करती है, सबसे ज्यादा उसी की अथॉरिटी रहती है। ये सिर्फ इनसे काम करवाती है, ये ऐसा समझो आप। सेकंड है फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें पावर्स डिवाइड होती हैं नेशनल गवर्नमेंट के पास और मतलब दोनों के बीच, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, और इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन भी होता है। जो हमारा इंडियन, अब बात आती है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट। फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने ये सिस्टम इसीलिए अपनाया था, फेडरल गवर्नमेंट इसीलिए नाम दिया था क्योंकि एक तो सोशियो और कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में बहुत, और दूसरा लार्ज है काफी साइज में हमारी कंट्री। जो टर्म है फेडरेशन, वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव होके बनी है, फोइडस, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स या स्टेट्स कह सकते हैं। इसीलिए देखो आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। जैसे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, वैसे यूएस में यूएस को यूनिट्स ऑफ स्टेट बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में यूनिट्स एज कैंटन बोला जाता है। कनाडा में प्रोविंसेस, रशिया में रिपब्लिक्स। ये एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे ब्रिटेन में चलती है, फ्रांस में, जापान में, चाइना, इटली, नॉर्वे एक्सेट्रा। और फेडरेशन गवर्नमेंट जैसे हमारे इंडिया में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। देखो फेडरेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है स्टेट्स के बीच, या तो इंटीग्रेशन से, कमिंग टुगेदर करना, या तो डिसइंटीग्रेशन से, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नहीं आया समझ में, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यूएस एक पहली और ओल्डेस्ट फेडरेशन है जो कि इंटीग्रेशन के थ्रू बनी थी 1787 में। क्या हुआ था, देखो ओरिजिनली उसमें 13 स्टेट्स थे, सारे कंबाइन होगा और एक यूएस बना दिया, फेडरल गवर्नमेंट बना दी। कनाडा ऑन द अदर हैंड, कनाडा फॉर्म हुई थी 1867 में बाय डिसइंटीग्रेशन। हुआ क्या, डिवाइड कर दी पावर बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन कन्वर्ट हो गया इनटू स्टेट्स विद ग्रांटिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी दे दी गई सारी स्टेट्स को। जो टर्म है फेडरेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं, ये मैंने आपको बता दिया। बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, गाइस देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में, बट सम यूनिटरी फीचर्स भी हैं उसके अंदर, और जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट और सेंटर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, और यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है जुडिशियल पावर में, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। गाइज अब हम लोग एक एक करके सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो पार्ट 11th में है, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। हर एक आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है 245, जो बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव की जो लॉ बनाने की पावर है वो कहाँ तक है, मतलब किन किन के पास क्या क्या है। देखो पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है लॉ, या तो पूरे होल इंडिया, कोई भी इंडिया की टेरिटरी को लेके, चाहे स्टेट हो, यूटीज हो, एक्वायर टेरिटरीज हो, और स्टेट लेजिस्लेचर कैन लॉ बना सकती है या तो होल या तो एनी पार्ट ऑफ स्टेट ओनली, मतलब जो लॉ बनाएंगी वो उनके स्टेट के आउटसाइड एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड प्रोविजन कहता है पार्लियामेंट अलोन के पास की है सिर्फ पावर कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लेजिस्लेचर है, जो टेरिटरीज है, उन पे सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है लॉ। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अमेंड मतलब चेंज, मॉडिफाई मतलब एडिट वगैरह कुछ थोड़ा बहुत, रिपील मतलब खारिज कर देंगे लॉ। मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाएगा इन रिलेशंस ऑफ यूटीज के बारे में, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, लद्दाख, इनसे रिलेटेड अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा और प्रेसिडेंट को अगर ये अच्छा नहीं लगा तो वो उसको अमेंड, मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोई एक रेगुलेशन भी पास कर सकते हैं फॉर देयर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए।
ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड गवर्नर जो रहते हैं स्टेट के, उनके पास भी पावर रहता है कि वो मॉडिफाई करें, अमेंड कर सकते हैं और इनवैलिड उसको मतलब रिपील कर सकते हैं लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मेड बाय पार्लियामेंट, ध्यान रखना, ऑन शेड्यूल एरियाज ऑफ द स्टेट मेंशन्ड इन 5th शेड्यूल। आपको याद होगा 5th शेड्यूल में टोटल 10 स्टेट्स हैं जो कि शेड्यूल डिक्लेयर्ड है, एक्सेप्ट ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सो वहां के जो 10 स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स डिसाइड करेंगे कि मॉडिफाई करना है, अगर उनके स्टेट्स के लिए अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। ऐसे ही जो 6th शेड्यूल में जो स्टेट्स दिए गए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ट्राइबल स्टेट्स, इन पे अगर कोई लॉ बनता है तो उनके रिस्पेक्टेड गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास भी सेम यही पावर है कि वो कर सकते हैं मॉडिफाई, अमेंड और इनवैलिड रिपील। आर्टिकल 246 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब टॉपिक, किन किन टॉपिक्स पे मतलब लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव। फर्स्ट है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर जो यूनियन लिस्ट है, जिसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे बट अभी 98 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एक्सेट्रा, बैंकिंग। और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में है। देखो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। पार्लियामेंट बनाएगी यूनियन लिस्ट पे लॉज, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे सब्जेक्ट्स बट अभी 59 है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, वो भी 7th शेड्यूल में है। करेंटली उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे, जैसे क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, सिविल प्रोसीडिंग, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें क्या हुआ था, कंकरेंट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाल दिए गए थे 7th शेड्यूल में। और हाँ, पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर है कि वो लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि रिलेटेड हो यूनियन टेरिटरीज को लेके या फिर एक्वायर टेरिटरीज को लेके। अब आता है आर्टिकल 246 ए, जो कि ऐड किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। मतलब पार्लियामेंट, और ये आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं ऑन जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और स्टेट का नाम। और हाँ, पार्लियामेंट अकेला लॉ बना सकता है ऑन जीएसटी वेयर, देखो क्या बोला गया है, जैसे कोई 2 स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रेड और कॉमर्स मतलब जीएसटी रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तो उस पे जब 2 स्टेट्स के बारे में बात हो रही है ना, तो पार्लियामेंट इंटरवीन करेगा और वो बना सकता है लॉ। अब आता है आर्टिकल 247, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। मतलब एडिशनल कोर्ट अगर बनाने की पावर दी गई है तो वो दी गई है 247 आर्टिकल में। आर्टिकल 248 कहता है पार्लियामेंट अकेला सिर्फ अलोन हैड पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट रेजिडुअल सब्जेक्ट। अब रेजिडुअल सब्जेक्ट क्या होते हैं यार, ये सब तो कंफ्यूज कर रहा है बहुत। देखो रेजिडुअल सब्जेक्ट मतलब जो ना कि यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट है, ना स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब कोई सा भी ऐसा आ गया एक सब्जेक्ट, क्या कर सकते हैं, तो उस पे जो फॉर एग्जाम्पल पावर टू लेवाई टैक्सेस, ये तीनों में नहीं है। मतलब अगर ऐसा आता है तो ओवरलैपिंग हो जाती है, दोनों ने लॉ बना दिए, तो बिटवीन स्टेट यूनियन या मतलब तो फिर ऑलवेज इस सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, वो विन जीत जाएगा, वो उसी के लॉ को माने जाएंगे। एक और बात, अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और उस पे दोनों ने लॉ बना दिए तो पहले तो सेंट्रल ही प्रिवेल करेगा, जीत जाएगा। बट अगर स्टेट के पास प्रेसिडेंट का एसेंट है तो भाई स्टेट के जो लॉ बनाएगी वही प्रिवेल होगा, सेंटर जाए भाड़ में। आर्टिकल 249 कहता है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन स्टेट फील्ड व्हेन, मतलब पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लॉ बना सकती है बट कुछ कुछ कंडीशंस में। पहला कि जब राज्यसभा पास करते रेजोल्यूशन जो कि सपोर्ट करे बाय 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट लाइक जीएसटी और एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, तो वो नेसेसरी हो जाता है पार्लियामेंट के लिए कि वो लॉ बनाए उसमें। प्लस जो रेजोल्यूशन मतलब जो लॉ बनाएगी वो वैलिड रहेगा 1 ईयर के लिए एंड कैन बी रिन्यूड बट ओनली फॉर 1 ईयर। अगर वो रेजोल्यूशन रिन्यू नहीं होता है तो वो लॉ सिर्फ 6 महीने और चलेगा और फिर बाकी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 250 जो कहता है कि देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगाएगा प्रेसिडेंट
तो इस केस में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाएगा और पूरे होल कंट्री को लेके कहीं पे भी, चाहे वो स्टेट में भी क्यों ना हो, और कोई भी सब्जेक्ट को लेके स्टेट लिस्ट के भी स्टेट के लिए बना सकता है, और जीएसटी को भी लेके जो लॉ वो बनाएगी वो 6th मंथ तक चलेगा आफ्टर इमरजेंसी एंड। अब देखो, अब नेशनल इमरजेंसी की बात आई तो प्रेसिडेंट रूल की भी बात आएगी। अब जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है किसी भी स्टेट में, तो पार्लियामेंट के पास एम्पावर होती है लॉ, मतलब लॉ बनाने का पावर होती है कि अंडर स्टेट लिस्ट में कोई सा भी सब्जेक्ट हो उस पर लॉ बना सकता है, और जो वो लॉ है वो कंटिन्यू रहेगा प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, प्लस उस लॉ को रिपील कर सकती है, ऑल्टर चेंज कर सकती है और री इनेक्ट भी कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। समझ गए? इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि 6 महीने बाद बंद हो जाएगा। अब आर्टिकल 251 ये बताता है कि जो आर्टिकल 249 और 250 में जो बातें कही गई हैं स्टेट के बारे में कि पार्लियामेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दी तुमने प्रेसिडेंट रूल में और नेशनल इमरजेंसी में, तो ये आर्टिकल ये कहता है कि ये इससे ये मतलब नहीं रहता, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करते मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो ना बनाए। If any provision of laws made by state legislature is offensive to the provision of law made by parliament, then जो central law है वो prevail करेगा, whether जो state legislature ने जो law पास किया है उसके या तो पहले बना हो या तो बाद में बना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जब central law according to both article become inoperative, then after this स्टेट लॉ कम इनटू फोर्स विथ रिमेनिंग सिमिलर प्रोविजन, और उसमें से वो सब हटा देंगे कि ऑफेंशन प्रोविजन ये सब चेंज वेंज ये सब कुछ नहीं। आर्टिकल 252 कहता है कि जब स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट टू पार्लियामेंट बाय पासिंग रेजोल्यूशन टू इनेक्ट लॉ ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इनेक्ट कर सकती है लॉ, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ओनली दोस स्टेट। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को, तो वो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो उत्तर प्रदेश के लिए ही लागू होगा, कोई और स्टेट के लिए नहीं होगा। एंड सच लॉ कैन ओनली बी अमेंडेड और रिपील बाय, अब जब पार्लियामेंट बना रहा है तो पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, उसको रिपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन जो 1974 का हो गया। आर्टिकल 253 कहता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अच्छा देखो, पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के कोई भी मैटर पे बना सकती है लॉ, बट कब, जब जैसे कब इंटरनेशनल एग्रीमेंट का रिलेशन आ गया किसी स्टेट में, मतलब किसी स्टेट में अगर लॉ बनाना हो और उसका टॉपिक रिलेटेड है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लेके, तो पार्लियामेंट फिर इंटरवीन करेगा और वो लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट का मैटर क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज इम्यूनिटीज एक्ट है 1974 का, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट है 1960 का। आर्टिकल 254 कहता है कि जब सेंटर और स्टेट कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाएंगे तो सेंटर लॉ तो प्रिवेल करेगा ही, और ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट लॉ के पहले आया बाद में आया हो। जो ऑफेंसिव प्रोविजन जो सेंट्रल को लगता है स्टेट के ने जो लॉ बनाया उसमें, वो वॉइड हो जाएंगे, वो खारिज हो जाएंगे और बाकी सारे को कंबाइन करके एक लॉ बन जाएगा जिसमें सेंट्रल के पॉइंट्स ज्यादा अथॉरिटी लेंगे, मतलब प्रायोरिटी होंगे। और ऐसे ही सेम कंकरेंट केस में अगर सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, अगर स्टेट के पास रिजर्व प्रेसिडेंट का एसेंट हो, ठीक है, पहले मैंने बताया पार्लियामेंट कैन इलेक्ट एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू सेम मैटर्स इंक्लूडिंग अमेंड, रिपील एंड लॉ मेड बाय स्टेट। पार्लियामेंट के पास ये पावर तो रहती है कि मतलब वो अमेंड कर सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई सी भी ऐसा लॉ बनाया तो। अब सेंटर के पास पावर होती है टू कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। जो देखो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में जो देखो गाइस, लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 से 255 तक है, बट इसके अलावा भी कोई आर्टिकल्स हैं जो पावर डिटरमिन करते हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे आर्टिकल 304 है, इफ स्टेट लेजिस्लेटर पास कर देता है बिल टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स, देन प्रेसिडेंट को सैंक्शन करना, उसका सैंक्शन जरूरी है, कंपलसरी है। अब बिल इन स्टेट रजिस्ट्रेशन तभी एक्ट बन पाएगा आफ्टर गवर्नर असेंट, बट ही हैड पावर टू डिनाई असेंट एंड रिफर दैट बिल टू प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट रजिस्ट्रेशन में अगर कोई लॉ आया तो गवर्नर के पास पावर है कि या तो वो असेंट दे दे, मान जाए, या तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज दे। फिर प्रेसिडेंट के पास भी एब्सोल्यूट वेटो रहता है उस बिल पर कि या तो वो उसको असेंट नहीं दे, या तो दे दे, या तो रोक ले। और ये आर्टिकल 201। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय सेंटर कैन ऑर्डर स्टेट लेजिस्लेचर टू रिजर्व बिल रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ये तो होता ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम। फोर्थ है गवर्नर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213
कांट मेक ऑर्डिनेंस फॉर सर्टेन एरियाज विदाउट प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन। समझ गए, जैसे शेड्यूल एरिया है, सब में नहीं बना सकता वो विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट। ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन असाइन सुपीरियरिटी टू द सेंटर। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस में प्रायोरिटी जो है सेंटर के पास पहुंचती है और ना कि स्टेट के पास। अब देखो, ये एग्जामाइन करने के लिए लेजिस्लेटिव रिलेशन जो गुड है कि नहीं है, चेंज कराना चाहिए नहीं, तो 1983 में एक कमीशन बैठी थी जो थी सरकारिया कमीशन, जो कि अंडर थी चेयरमैन रंजीत सिंह सरकारिया। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कोई चेंज की जरूरत नहीं है, एज सिक्योरिटी टू द सेंटर, जो सेंटर को आप सिक्योरिटी दे रहे हो वो अवॉइड करता है कन्फ्लिक्ट, इंश्योर करता है हार्मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ, सब बढ़िया है, ऐसे ही चलने दो, उन्होंने ये बताया। हमने पढ़ लिया है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं सारे एम लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो आप मेरी नोट्स वाली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सच में एम लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप मेरे नोट्स पीडीएफ ले लो। अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, चैप्टर कंप्लीट करो। अगर समझ में ना आए तो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, उससे वो चैप्टर देख के कंप्लीट करो। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप 1 महीने के अंदर एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर देंगे, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।